जी हाँ, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिक हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इस बार का जो हमारा एग्ज़ाम आया था जून में इकोनॉमिक्स का, कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा, जिसके कारण कट ऑफ भी कम गई है ना। तो पूरे सिलेबस को डिस्कस करने के साथ साथ हम साथ में ये चीज़ की डिस्कशन करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हमको इसमें ऐड ऑन करने हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ के जाने हैं इस सिलेबस के अलावा भी अपने अपकमिंग दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए। साथ में दिसंबर वाले एग्ज़ाम की कुछ स्ट्रेटेजी भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, जितने भी नेट इकोनॉमिक्स के एस्पायरेंट्स हैं। और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स दी गई हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और मेरी बेस्ट सेलिंग बुक्स का लिंक भी दिया गया है। आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो हर बार बहुत सारे लर्नर्स इकोनॉमिक्स के एग्जाम में नेट जेआरएफ लेके आते हैं हमारे बैचेज एंड हमारे क्लासेस के थ्रू। आप भी उसमें से एक बन सकते हैं। तो आज की इस सेशन की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बता दूं, आप अपने हाथ में पेन पेपर ज़रूर पकड़ लीजिए, बिकॉज बहुत सारे इसमें टॉपिक्स रहेंगे सिलेबस के अलावा भी जो मुझे आपको बताने हैं कि आपको दिसंबर के लिए करके जाने हैं। ठीक है, तो वो आप साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। फाइन, चलो तो देखिए, अब जो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से एज यू नाउ कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस इस बार आपके नहीं बने थे, है ना। इस बार आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस यूनिट को हमको लीनियंट लेके चलना है। इस बार नहीं बने थे तो अगली बार बन सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले इसमें जैसे कंज्यूमर बिहेवियर आता है, यू मस्ट नाउ। अब कंज्यूमर बिहेवियर एक बड़ा ही बेसिक टॉपिक है, इसको छोड़ जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। इतना बेसिक टॉपिक है ये कि हम लोगों ने अपनी बैचलर में, मास्टर्स में, इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक पढ़ा है। इसमें आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर का में जो आपके टॉपिक्स आते हैं, इनडिफरेंस कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, यूटिलिटी, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, इनकी एजम्पशंस, इनके बेसिक्स, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और हर बार कुछ और आए ना आए, कंज्यूमर बिहेवियर से तो एक दो क्वेश्चंस निकल कर आते ही आते हैं। इस बार भी आए थे, इससे तो आने ही आने हैं 100%। तो इस यूनिट को तो आप इतना मजबूत बना लेना और कंज्यूमर बिहेवियर पर या बाकी की माइक्रो इकोनॉमिक्स पर तो मैंने इसी चैनल पर पूरा मैराथन भी लिया हुआ है, महामैराथन, और सेपरेट हर एक चीज़ का वीडियो बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको माइक्रो तो कहीं और से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो देन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आ जाता है आपका। प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट में जो भी लॉज हैं आपके प्रोडक्शन के, और स्पेसिफिकली जो कॉस्ट कर्व्स की शेप्स होती हैं, यू मस्ट नाउ दैट। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी से भी अभी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके। गेम थ्योरी से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाता है। गेम थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट आपका नैश इक्विलिब्रियम एंड डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा पॉजिटिव सम, जीरो सम गेम होती है, फेयर गेम होती है, ये सब चीज़ें। मार्केट स्ट्रक्चर में आपको परफेक्ट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर, इनके फीचर्स और इनके इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ओलिगोपॉली के मॉडल्स से क्वेश्चन इस बार बड़े घुमा फिरा के आए थे, अजीब से बनाकर क्वेश्चन आए थे। तो ओलिगोपॉली के मॉडल्स हमको अच्छे से करने हैं। ठीक है। फिर फैक्टर प्राइसिंग में आपका थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। यहाँ पे डिमांड कर्व पूछा जाता है लेबर का, वीएमपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, एलोर थ्योरम, प्रोडक्ट एग्जॉस्शन थ्योरम इस बार जिससे क्वेश्चन आया था, दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी हो गई, एलोर थ्योरम हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ से आपकी बनी है। फिर आपका जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में स्टेबिलिटी क्या है, मल्टीपल इक्विलिब्रियम, यूनिकनेस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिर पेरेटो ऑप्टिबिलिटी की कंडीशंस, कैल्डर हिक्स कंपोजिशन क्राइटेरिया, स्किटोवस्की क्राइटेरिया हो गया आपका, एंड उसका सोशल वेलफेयर फंक्शन है आपका बेर्गसन समल्सन का, है ना। देन इसमें फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, दो होते हैं आपके। देन एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में एडवर्स सिलेक्शन, मॉरल हैजर्ड के कंसेप्ट, इसके अलावा प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम होती है, स्पेंस मोड होता है एक, सिग्नलिंग, मार्केट सिग्नलिंग का। यू कैन राइट डाउन दिस टॉपिक्स। ठीक है, आप इन टॉपिक्स को एक्स्ट्रा अपना ऐड ऑन कर सकते हैं, जो जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है जी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं किसी चीज़ को कहूँ तो वो आपका कंज्यूमर बिहेवियर में जो टॉपिक इनडिफरेंस कर्व वाला टॉपिक है ना, वो वाला है। इनडिफरेंस कर्व से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, इधर उधर के क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। इनडिफरेंस कर्व जैसे गिफन गुड्स हो गया, इन्फीरियर गुड्स के केस में प्राइस इफेक्ट क्या है,
नॉर्मल गुड्स के केस में क्या है ना, इस तरह की चीज़ें। इंडिफरेंस का यानी कंज्यूमर बिहेवियर वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी। इसमें जो अलग अलग नेशनल इनकम के कंसेप्ट्स हैं, जीडीपी हो गया, और जीडीपी के साथ मिलते हैं एनडीपी, एनएनपी, है ना, जीवीए, ये सब चीज़ें, और इनके फार्मूले, फैक्टर प्राइस एंड मार्केट, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस वाले फार्मूले सारे आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। क्लासिकल एंड केंजियन थ्योरी की एजम्पशंस क्लियर होनी चाहिए, इन थ्योरीज का पता होना चाहिए। इस थ्योरी से भी हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। कंजम्पशन फंक्शन में परमानेंट एब्सोल्यूट लाइफ साइकिल, ये इस बार जो आपको घुमा फिरा के परमानेंट इनकम हिपोथेसिस से क्वेश्चन आया था, एक्सेस स्मूथनेस एंड एक्सेस सेंसिटिविटी वाला। इन्वेस्टमेंट फंक्शन में आपको इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यू मस्ट नो एंड मल्टीप्लेयर, एक्सेलरेटर, स्टैटिक, डायनामिक और मल्टीप्लेयर के जितने फार्मूले मैंने आपको प्लस क्लासेस में करवाए हैं 5 से 6 टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। डिमांड फॉर मनी की जो थ्योरीज हैं आपकी, जिसमें बोमल, टॉबिन, केन्स की थ्योरी, फ्रीडमैन की थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, है ना, कैम्ब्रिज की थ्योरी, इन सबकी जम्पशंस क्लियर होनी चाहिए। सप्लाई ऑफ मनी में M1, M2, M3, M4 का कंसेप्ट। आपका बेस मनी वो क्या होता है, मोनिटरी बेस, जिसको हम हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ISLM अप्रोच से भी हर बार क्वेश्चन बनता है, और मेरे 4-5 लेक्चर ISLM के यूट्यूब पर हैं, प्लस पर अच्छे से करवाया हुआ है, सब जगह करवाया मैंने आपको। ISLM के स्लोप से क्वेश्चंस बनते हैं, मेरी बुक में भी ये टॉपिक बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ISLM से आज तक मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपको ऐसा आया है जो मेरी बुक में मौजूद ना हो या जो मैंने आपको करवाया ना हो। ISLM मॉडल हमने सारा अच्छे से पढ़ा, उसी में से क्वेश्चन आते हैं हर बार। ठीक है। देन एक चीज़ मैक्रो में और ऐड कर लो, आपकी टोबिन क्यू थ्योरी है इन्वेस्टमेंट की, उससे भी एंटी वाले क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं अब। इन्वेस्टमेंट की थ्योरी है ये, टोबिन क्यू थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इस बार आपको कुछ नए कंसेप्ट्स मैक्रो से पूछे गए थे, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो केन्स ने दिया है, ये भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही कंसेप्ट है। ठीक है। इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व एनालिसिस में आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व की एजम्पशंस, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, फिलिप्स कर्व, बिजनेस साइकिल से आपको सारे पता होने चाहिए, रिसेशनरी फेस, प्रोस्पेरिटी फेस, इन सब चीज़ों के बारे में। बिजनेस साइकिल्स की थ्योरीज हैं, बट थ्योरी से कभी ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, आप कर सकते हो फिर भी। हिक्स की थ्योरी है, हिक्स की होगी, सैमुअल्सन की होगी, ये 2 थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस साइकिल्स वाले पार्ट में। मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं मैक्रो में। मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं, और मार्च वाले एग्जाम में तो मॉनिटरी पॉलिसी से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे आपको मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी से। मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर जितने भी रेट्स आते हैं ना आपके, रिपो रेट, रिवर्स रिपो, जितने भी पॉलिसी रेट्स, अलग से क्लास है मेरी, मैंने आपको 8 से 10 पॉलिसी रेट्स इलेबोरेट करके अच्छे से समझाए हुए हैं। सारे पॉलिसी रेट्स आपको पता होने चाहिए, यहाँ तक कि उनकी करंट फिगर्स पता होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स कौन से हैं मॉनिटरी पॉलिसी के, फिस्कल पॉलिसी के आगे कौन से मेजर्स हैं, जैसे टैक्सेस, एक्सपेंडिचर, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, क्राउडिंग इन इफेक्ट क्या होता है, तो ये सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ के जाने हैं। रैशनल एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस कुछ नहीं है बेसिकली, जब मैंने यहाँ पे लिखा था ना क्लासिकल्स एंड न्यू केंजियन, जब आप क्लासिकल्स के अलावा एक और होता है न्यू क्लासिकल्स, केंजियंस में होते हैं न्यू केंजियंस, है ना, तो आपको क्लासिकल्स के साथ साथ न्यू क्लासिकल्स, केंजियंस के साथ साथ न्यू केंजियंस भी करना है। ठीक है। तो उससे आपका ये रैशनल एक्सपेक्टेशन, पॉलिसी इफेक्टिवनेस, डॉक्ट्राइन जो भी हम पढ़ते हैं वो कवर इसी में हो जाएगा। ये 3 टॉपिक्स ना रिलेटेबल हैं, न्यू क्लासिकल, न्यू केंजियन, एक फिलिप्स कर्व एंड ये रैशनल एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस, ये रिलेटेबल हैं टॉपिक्स। ठीक है। चलो आगे हम चलते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स में। ये एक ऐसा यूनिट है जिससे इस बार आपको एग्जाम में काफ़ी नया चीज़ें पूछी गई, तो वी विल डिस्कस दैट। और मैंने प्लस पर आपको स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स ना बड़े अच्छे तरीके से इसमें नई चीज़ें ऐड ऑन करके सिंपल लैंग्वेज में समझा के सारा कुछ करवा दिया हुआ है। अभी ये कोर्स अभी कंप्लीट हुआ है आपका प्लस पर। इसमें हमने इस सिलेबस के अलावा जो इस बार नए टॉपिक्स पूछे गए वो भी करें, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में उनको समझाएं। सो प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी है ना, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हर बार बनते हैं जी। 2 से 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस बार भी प्रोबेबिलिटी से आपको पूछे गए थे। प्रोबेबिलिटी एक्सियम से क्वेश्चन आया था। प्रोबेबिलिटी के जितने भी लॉज हैं, जितने भी फार्मूले हैं, आपको टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं, आनी हैं। हम 100% बोल सकते हैं कि ये आपको आनी है एग्जाम में, है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको करनी है। फिर
सेंट्रल टेंडेंसी से मीन मीडियन मोड होता है, इसके बेसिक से फार्मूले पढ़ लेने, और मीन एंड मीडियन की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके फार्मूले। कोरिलेशन में हमारा स्पेयरमैन एंड रैंक कोरिलेशन, इनके फार्मूले देख लेना, और कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इंडेक्स नंबर्स के भी जितने भी हमारे लैस्परे, फिशर, मार्शल के फार्मूले हैं वो तो करने हैं। आपका जो टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट किसके केस में सेटिस्फाई होता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। सैम्पलिंग में हमारा जो रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स हो गए, जो हम रिसर्च एप्टीट्यूड में भी करते हैं, वो चीज़ें करनी है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में पहले तो था कि एनटीए सिर्फ नॉर्मल से क्वेश्चन डालता था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, अब वो बायनॉमियल, पॉइजन, नॉर्मल तीनों से क्वेश्चंस डालता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो डायग्राम होती है, एरियाज डिवाइड करते हैं ना हम, वो एरियाज डिवाइड करने वाले पोर्शन ज़रूर करके जाना। फिर आपका हिपोथेसिस टेस्टिंग आ जाता है। हिपोथेसिस टेस्टिंग में आपका सारे कंसेप्ट जो है ना, पावर ऑफ टेस्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ एरर, डिस्ट्रीब्यूटेड लैग्ड मॉडल, मैंने सारे प्लस पे करवाए हैं। फिर आगे पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और उनके फार्मूले, ये सब चीज़ें आपकी ना टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल में आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अलावा जो गोज मार्कव थ्योरम है, जिसमें हम ब्लू प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वो तो करने। एजम्पशंस एरर टर्म की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं एस्टिमेट्स की, सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, मस्ट क्लियर। इसके अलावा इसमें ऐड ऑन कर लो आपकी मल्टी कोलिनियरिटी, हेटेरोस्डासिटी एंड ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम से काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। उनके टेस्ट, उनके कॉन्सिक्वेंसेस, उनके मेजरमेंट्स, उनको रिड्यूस करने के प्लस पर सब करवाया है ये मैंने अभी जो कोर्स खत्म हुआ है, ये आपको करने हैं। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में हमारी दो चीज़ें होती हैं, ऑर्डर कंडीशन, रैंक कंडीशन। ऑर्डर कंडीशन से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका रिकर्सिव मॉडल हो गया, ठीक है। आगे साइमल्टेनियस के आगे आपका आ जाता है इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स हो गए, रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स क्लियर करके जाने हैं हमको। टाइम सीरीज एनालिसिस में स्टेशनरिटी, नॉन स्टेशनरिटी, टाइम सीरीज डाटा, पूल्ड डाटा, पैनल डाटा, क्रॉस सेक्शनल डाटा एंड द अदर थिंग्स इन टाइम सीरीज एनालिसिस आर डिक्की फुलर मॉडल, ऑगमेंटेड डिक्की फुलर मॉडल, टेस्ट ऑफ स्टेशनरिटी। टाइम सीरीज एनालिसिस बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है। इसके आगे आप चले जाओगे, फिर इसमें कॉजलिटी आता है। कॉजलिटी क्या होता है, कॉजलिटी के टेस्ट, को इंटीग्रेशन क्या होता है, को इंटीग्रेशन ऑफ टाइम सीरीज क्या होता है। फिर इसमें आ जाते हैं आपके 4 कंपोनेंट्स जो होते हैं टाइम सीरीज़ के, जिसमें हम सीजनल, सेकुलर, साइक्लिकल, रैंडम, है ना, 4 कंपोनेंट्स। डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज़, फिर आपका रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट, विदाउट ड्रिफ्ट, है ना। देन इसमें टाइम सीरीज़ में फिर आगे जाके फोरकास्टिंग मॉडल्स आ जाते हैं। फोरकास्टिंग मॉडल्स में आपका अरेमा मॉडल, दैट इज़ ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, है ना, अरेमा मॉडल्स हो गए। एक वार मॉडल्स भी होते हैं, वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। कहीं सिलेबस में नहीं दिया हुआ बट एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोट डाउन कर लो। बॉक्स जेंकिंस मेथडोलॉजी क्या होती है, एरर करेक्शन मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको आती हैं एग्जाम में। टाइम सीरीज़ का ये सारा आगे पार्ट है, मतलब बहुत लंबा टाइम सीरीज़ का टॉपिक है। आप इसको, मेरी बुक में तो इतना डिटेल नहीं है, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में दिया हुआ है, आप प्लस पे मेरी वीडियो से सारा कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके आगे हम चलते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पे। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में ना सेट्स की प्रॉपर्टीज़ पूछी गई जाती हैं भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करना है यहाँ से आपको। फिर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में यू मस्ट नाउ MR, AR, MC, TC, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करना है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन कैसे करना है, बड़े इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक या दो, ठीक है। और इन अपना कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं जी। मैंने आपको इंटीग्रेशन के 2-3 मेथड्स करवाए हुए हैं, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, यू मस्ट नाउ। इंटीग्रेशन की आगे एप्लीकेशन आ जाती है, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, वो निकालना आना चाहिए। इनपुट आउटपुट मॉडल जो है, इसकी बेसिक फीचर्स क्या रहते हैं, और आपका टेक्निकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स है ना।
लीनियर प्रोग्रामिंग, इस थेरेटिकल चीज़ें, इसके फीचर्स वगैरह किसने दिया, लीनियर प्रोग्रामिंग, और ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या है, फिजिबल सोल्यूशन क्या है, यू मस्ट नाउ दीज थिंग्स। ठीक है, फिर मैथमेटिकल में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछी जाती है, मैक्सिमा मिनिमा वाली डायग्राम, जो मैंने आपको बहुत बार क्लासेस में करवाई है, कि अगर आपको ये कर्व दिया गया तो बताइए इस कर्व में फर्स्ट डेरिवेशन क्या होगी, सेकंड डेरिवेशन क्या होगी, है ना, याद है, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश डबल एक्स क्या होगा। ये मैक्सिमा मिनिमा वाली डायग्राम से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। हम इसको एक्सट्रीमम, अच्छा इस बार तो आपको मैथमेटिकल से लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर से क्वेश्चन आया था, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। एक्सट्रीमम कंडीशंस क्या होती है, एक्सट्रीमम कंडीशंस मैक्सिमा मिनिमा की होती है। मैक्सिमा मिनिमा को निकालने के लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, उसके लिए लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर भी एक मेथड है ना। तो यू मस्ट नाउ कि ऑप्टिमाइजेशन कंडीशंस क्या होती हैं। पहली तो होती है कि हम पहली डेरिवेशन को जीरो के इक्वल पुट कर दें, फिर सेकंड डेरिवेशन आपकी नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा है ना, पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा है। इसके अलावा फिर अगर मेरे पास एक नहीं दो वेरिएबल केस है तो उसमें मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस क्या बनती हैं। तो ये सब चीज़ें हमने प्लस पर कवर की हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बुक्स पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है कि आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। चलो, अगर आप प्लस पर नहीं हो तो बुक्स फॉलो करो, प्लस पर हो तो बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का कोर्स आज ही आपका स्टार्ट होने वाला है प्लस पर। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड की जितनी भी थ्योरीज आपकी ना, बड़ी थ्योरीज है, ख़त्म ना होने वाली थ्योरीज है ये। इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज में कंपैरेटिव एडवांटेज वाली, एब्सोल्यूट एडवांटेज, हेक्सचर ऑल इन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फैक्टर प्राइस, इक्वलाइजेशन थ्योरम, रबिन्स्की थ्योरम, मैक्सलर पैराडॉक्स, बोलते जाओ नेवर एंडिंग थ्योरीज लगती हैं मुझे, बहुत सारी थ्योरीज हैं। ये सारी थ्योरीज ना, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पहली 4 थ्योरीज हैं आपकी, जो एब्सोल्यूट से लेकर हेक्सचर तक। बाकी की थ्योरीज का बेसिक लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। मेरी बुक में एक छोटी छोटी ब्रीफ में इनकी इंट्रोडक्शन से समराइज वे में ये थ्योरीज आपको दी हुई है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है आपका। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने अकाउंट्स होते हैं और कौन सी आइटम किस अकाउंट में आती है, कौन सी आइटम करंट में है, कौन सी कैपिटल में है, यू मस्ट नो। ठीक है, एक्सचेंज रेट की अगर मैं बात करूँ, फिक्स्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, बट इसके एक्सचेंज रेट के आगे जाके भी इसकी थ्योरीज आ जाती हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, मिंट पैरिटी थ्योरी, है ना, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, सप्लाई ऑफ डॉलर्स, डिमांड फॉर डॉलर्स, ये सारे कंसेप्ट। फिर आपका स्पेकुलेशन, हैजिंग, आर्बिट्रेज क्या है। फिर आपकी एक बीओपी की भी थ्योरीज होती हैं, इलास्टिसिटी अप्रोच हो गई, एब्जॉर्प्शन अप्रोच हो गई, है ना, वो वाली थ्योरीज भी करके, जे कर्व क्या है। ठीक है, यू मस्ट नो गेन्स। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड यहाँ से आ जाता है। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड की टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, सारी टाइप्स करके जानी है। फिर ट्रेड मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का कंसेप्ट क्या है ये। फिर यहाँ पे टैरिफ के कितने टाइप्स हैं, सारे टाइप्स मैंने आपको करवाए हैं। टैरिफ्स के सारे टाइप्स क्लियर होने चाहिए आपको। नॉन टैरिफ बैरियर्स में कोटास वगैरह आ जाते हैं, वो डंपिंग क्या है, गैट एंड WTO, दी रीजनल बड़ी इंपॉर्टेंट है। गैट एंड WTO, इनके राउंड्स पूछे जाते हैं, इनकी डेट्स एस्टैब्लिशमेंट की, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बेसिक यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। गैट एंड WTO के अलावा जितने भी रीजनल ब्लॉक्स हैं, सार्क हो गया, एशियन हो गया, और आपका बड़े और भी बहुत है, यूरोपियन यूनियन हो गया, है ना, G20 हो गया, इस बार G20 से क्वेश्चन बना था, है ना। ये रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स में बहुत सारे लेटेस्ट जितने भी ट्रेड ब्लॉक्स हैं आपके, उनकी इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। IMF एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में विस्तार से जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से कुछ नए टॉपिक्स भी हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं सिलेबस के अलावा। ट्रिलेमा से क्वेश्चन इस बार आया था जी। वैसे ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, मैंने प्लस पे आपको करवाया भी है। ट्रिलेमा क्या है, प्रोडक्ट साइकिल हिपोथेसिस से क्वेश्चन बनता है इंटरनेशनल में आपका। देन इस बार तो आपको जैसे काफ़ी ऐसे, जैसे फॉरेन एक्सचेंज स्वैप क्या होता है, देन ऑप्टिमम करेंसी एरिया क्या है, देन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इंडेक्स क्या है, लिख लो साथ साथ में। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल क्या है, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप, मतलब इस तरह के दैट आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल। अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ते हो, ये टॉपिक्स छोटे छोटे आपके साथ में ही कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब आगे आता है आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में इस बार आपको 2 रूल नए पूछे गए थे, लिख लो उनको। एक आपका रामसे रूल है टैक्सेशन का,
और एक टेलर रूल। टेलर रूल तो वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है, चलो इसमें लिख लो रामसे रूल, टेलर रूल क्या होता है। फिर मार्केट फेलर, इसके सभी रेमेडियल मेजर्स और कॉजेज मार्केट फेलर के जितने भी होते हैं। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, पब्लिक गुड्स एक्सटर्निटी, ये पब्लिक गुड्स के कंसेप्ट से हर बार क्वेश्चन आता है। प्राइवेट गुड्स के हैं, पब्लिक गुड्स के हैं, इनके डिमांड कर्व्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला है ना, यू मस्ट नाउ। पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें इंसिडेंस से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मैंने मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंसिडेंस अभी यूट्यूब पर करवाई है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है और लीगल इंसिडेंस क्या है, इफेक्टिव इंसिडेंस क्या है। फिर आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाली थ्योरी इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाली है, वो वाली है ना। देन इसके जो टैक्सेस हैं इनके वो होते हैं एबिलिटी टू प्रिंसिपल्स, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, बेनिफिट प्रिंसिपल किसने दिया है, उसमें क्या कहा गया है, टैक्सेस के कैनन्स, टैक्सेस के इफ़ेक्ट्स, है ना, ये सब चीज़ें यू मस्ट नो। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर की टाइप्स, इसके इफ़ेक्ट्स, इसके प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं, इसके इफ़ेक्ट्स, इसके कैनन्स किसने दिए हैं, ये भी साथ में करना है। सारा मेरी बुक में लिखा हुआ है, ये कौन सी चीज़ किसने दी है, मेरी बुक में सारा मिल जाता है आपको। फिर पब्लिक डेप्ट से इस बार करंट पूछा गया था, स्टेट वाइज पब्लिक डेप्ट से क्वेश्चन था, यहाँ से करंट भी पूछा जा सकता है। पब्लिक बजट से आप डेफिसिट्स करोगे, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और जो आपका लेटेस्ट बजट है वो चीज़ करोगे। फिजिकल पॉलिसी हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, है ना, मैक्रो में। फिर आ जाता है आपका मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स में M1, M2, M3, M4 आता है। सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, इनकी एस्टैब्लिशमेंट डेट्स पता होनी चाहिए। शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में क्या फ़र्क होता है, इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी आपके बैंक्स हैं ना, ICICI बैंक, IDBI, जितने भी ICICI, IDBI, सिद्धबी हो गया, है ना, इनकी सबकी डेट्स, UTI, LIC, इनकी सबकी डेट्स, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनकी सबकी डेट्स पता होनी चाहिए। इसमें डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका NSE BSE से डिटेल्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो आपकी होती हैं, एक CRISIL करके है, फिर एक CARI है, फिर एक ICRA है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, और इनकी डेट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी आपके पॉलिसी रेट्स हैं जो हमने मैक्रो में भी डिस्कस किए हैं वो। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, मनी मार्केट एंड कैपिटल में से यहाँ पे सिर्फ इसने कैपिटल लिखी है, हमने मनी मार्केट भी करनी है। मनी मार्केट के आगे कंपोनेंट जितने भी होते हैं, जिसमें ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं, कॉल मनी मार्केट क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है, यू मस्ट नो। कैपिटल मार्केट में आगे स्टॉक मार्केट, प्राइमरी सेकेंडरी सिक्योरिटीज़, है ना। देन आपका स्टॉक मार्केट के सेबी आ जाता है, उसका इस्टेब्लिशमेंट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको करनी है। दिखने में यूनिट छोटा लग रहा है, लेकिन मनी एंड बैंकिंग इज़ वेरी वाइड यूनिट। इसमें डेट्स बहुत है याद करने वाली, ठीक है, डेट्स बहुत है। फिर आगे आ जाता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इसमें थ्योरीज ही थ्योरी से तो भरा हुआ है सारा। एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, शूमपीटर, एक भी थ्योरी छोड़ ही नहीं सकते। चांस ही नहीं है कि आप एक थ्योरी बोल दो कि हम ये थ्योरी छोड़ दें, नहीं, यू कांट लीव, ठीक है। सिंगल थ्योरी कोई भी नहीं इसमें आप छोड़ सकते, सभी थ्योरीज करनी है हमको अच्छे से। और ये सारी थ्योरीज, डिसएम्बॉडीड, एम्बॉडीड, टेक्निकल प्रोग्रेस, इंडिगनस ग्रोथ क्या है, इंडिगनस ग्रोथ थ्योरी जो हम करते हैं, जिसमें आगे बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे जाके 3 एरो हैं, एक एरो है एक, देन लुकेस, रोमर, है ना। तो वो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। फिर PKO, HDI, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी जितने इंडेक्स हैं आपके, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है या जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स है, इन सबके इंडिकेटर्स वगैरह यू मस्ट नो। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये इंडेक्स किसने दिया है ना, ये चीज़ें। फिर पॉवर्टी से आपका पॉवर्टी गैप रेशियो, स्केयर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो, इस बार उसने नया सा क्वेश्चन नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप पर पूछ लिया था। फिर इनइक्वालिटीज़ में आपका लॉरेंस कर्व हो गया, गिनी कोफिशिएंट हो गया, देन कजनेट हिपोथेसिस हो गया, है ना, पामा रेशियो, थील्स इंडेक्स, यू मस्ट नो दीज थिंग्स। फिर जेंडर से जितने भी इंडेक्स है, जेंडर एक तो वो आपको क्वेश्चन जेंडर बजटिंग पे आ जाता है, जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स है इसके मैंने करवाए हुए हैं आपको, वहाँ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। हेल्थ से कुछ लेटेस्ट स्कीम्स आई हैं तो वो आपको करनी है, ठीक है।
देन द अदर इज़ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में ये पब्लिक गुड वाला टॉपिक आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स में ही कवर हो गया था, है ना, मार्केट फेलर वाला। कॉस्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, ये कंसेप्ट बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आराम से समझ आ जाता है। वैल्यूएशन की टाइप्स होती हैं, आगे टाइप्स हैं वैल्यूएशन की आगे सारी। इसमें ट्रैवल कॉस्ट मेथड, हिडनिक प्राइस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पॉपुलेशन की 3 थ्योरीज हैं, ऑप्टिमम, मालथ्यूशन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट, फर्टिलिटी, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, मॉर्टेलिटी, है ना, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एंड पॉपुलेशन पायरामिड क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉपुलेशन ड्यूलिज्म, लाइफ टेबल का न्यूमेरिकल भी करके जाना जो मेरी बुक में दिया हुआ है। माइग्रेशन का मॉडल, टोडारो माइग्रेशन मॉडल, यू हैव टू डू दैट थिंग्स, ठीक है। देन इंडियन इकॉनमी। सो इंडियन इकॉनमी जो है ये, इसके लिए आप मिश्रापुरी की बुक फॉलो कर सकते हो अगर आपने प्लस पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ मुझसे, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर से सारी गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है। इसमें ना कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर मैं कहूँ तो इंडियन इकॉनमी सिलेबस के अकॉर्डिंगली इंडियन इकॉनमी आपकी है ही नहीं। इंडियन इकॉनमी में पता ही नहीं है उन्होंने कहाँ से क्या पूछ लेना, है ना। तो बेसिक जो इंडियन इकॉनमी का हमारा सिनारियो चल रहा है, बेसिक एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें, लैंड रिफॉर्म्स हो गए और मार्जिनल होल्डिंग्स, स्मॉल होल्डिंग्स, ऑपरेशनल होल्डिंग्स क्या हैं, बेसिक चीज़ें। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेक इन इंडिया स्कीम आई, जहाँ आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंट्रीब्यूशन जीवीए में कितना है, एम्प्लॉयमेंट में कितना है, सर्विस सेक्टर का कितना है, ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए किसी भी इंडियन इकॉनमी की बुक से। वैसे मिश्रापुरी की मुझे सबसे अच्छी लगती है। रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज़ में यहाँ पे वही है जो गवर्नमेंट स्कीम्स इसमें आई हैं, ठीक है। फिर इसमें करंट चीज़ें बड़ी पूछी जाती हैं। फॉरेन ट्रेड का इंडिया का करंट स्ट्रक्चर, किस देश के साथ कितना व्यापार चल रहा है, इंपोर्ट्स कितने हैं, एक्सपोर्ट्स कितने हैं, है ना। लैंड रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट में बैंकिंग रिफॉर्म्स हो गए आपके, लेबर रिफॉर्म्स हो गए आपके। फिर फाइनेंस कमीशन में हम दोनों, पहले तो था कि लेटेस्ट आती है, अब तो 14वीं भी आएगी, 15वीं भी आएगी, दोनों कमीशंस करनी है। बजट करना है हमको, इकोनॉमिक सर्वे करना है, वहाँ से आपको मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें मिल जानी है। जितने भी करंट रेट्स हैं आपके, डेफिसिट्स के रेट्स, पॉलिसी रेट्स हो गए, कंट्री का जो स्टेट वाइज, सारी स्टेट वाइज जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेट वाइज हो गया, सेक्स रेशो हो गया स्टेट वाइज सारा, डेप्ट का क्या सिनारियो चल रहा है, पब्लिक डेप्ट का, है ना, ट्रेड का क्या सिनारियो चल रहा है। फिर रैंकिंग्स, है ना, जैसे HDI में रैंकिंग्स किसकी कितनी है, कौन से कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ये सब चीज़ें करंट में आपको करनी है। बेसिकली इंडियन इकॉनमी में तो है ही सारा डायनामिक करंट पोर्शन जो आपको पढ़ना है। इंडिया का करंट सिनारियो क्या चल रहा है इंडियन इकॉनमी में, यही आपको पढ़ना है। ये चीज़ें आपको, इसके लिए रिपोर्ट्स भी पढ़नी पड़ेगी। IMF की रिपोर्ट्स हो गई, नीति आयोग की रिपोर्ट्स हो गई, उन रिपोर्ट्स से भी आपको काफ़ी डाटा इसमें मिलेगा, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि करंट पर हद से ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि यहाँ से कुछ पता ही नहीं है कि आएगा भी या नहीं आएगा। जो मैंने पहले स्टैटिक्स चीज़ें बताई ना, जो मैंने कहा कि छोड़ के जानी हुई नहीं है, रटनी है, उनसे आना ही आना है, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। किसी भी अब JRF वाले बच्चे की टॉपर्स की स्ट्रैटेजी सुन लो, मैंने जो भी सक्सेस स्टोरीज ली हैं वो सुन लो। उसने हमेशा ये कहा कि मैंने स्टैटिक्स सिलेबस पर ज़्यादा गौर फरमाया, जो डायनामिक चीज़ें हैं, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं, उन पर मैंने इतना फोकस किया नहीं, क्योंकि यहाँ से तो पता ही नहीं है कि आप इतना पढ़ लो कुछ आएगा भी या नहीं आएगा, है ना। अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ें हैं, जो प्रिडिक्टेबल चीज़ें मैंने आपको कही हैं उनको आपको करके जाना है। समझ गए बात को मेरी। तो यही मुझे अब आज की क्लास में डिटेल में आपको बताना था सारा इसका सिलेबस। इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड ऑन भी की हैं। होपफुली ये वीडियो ने आपकी बड़ी मदद की होगी, और बहुत सारे लर्नर्स मुझे अगली बार की सक्सेस स्टोरी में आके बताएंगे कि मैम वो जो आपने टॉपिक्स वाली वीडियो बनाई थी ना, उसने हमारी बड़ी मदद की। तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं, टेलीग्राम लिंक के साथ साथ मेरी UGC नेट की बुक्स का लिंक, अनअकैडमी पर ज्वाइन करके अगर मेरे पूरे प्लस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है जी। मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया गया है, एवरीथिंग इज़ गिवन। सो थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा तो दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।